आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुष्यंत जसपाल। उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में आपके सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। आज हम जो है गुप्त काल के ऑनलाइन और क्वेश्चन जो है कम करने वाले हैं। इसमें हम 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसके आंसर भी आपको इसी में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरह के आज हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो जरूर इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल हमने जो इसका MCQ जो क्वेश्चन है कंप्लीट किया था। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका MCQ क्वेश्चन का वीडियो जो है देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का जो संस्थापक है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको जो है वास्तविक संस्थापक इसका पूछे तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम इसका जो है वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की शुरुआत है कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 319 से लेकर के 320 ईस्वी ये जो है गुप्त साम्राज्य की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और गुप्त साम्राज्य को शुरू किसने किया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की जो शुरुआत है यहाँ पर किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। तो किससे किया था। तो कुमार देवी से इसने विवाह किया था और कुमार देवी के गर्भ से ही समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन समुद्रगुप्त ने किस अभिलेख से भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो इसको जो है इलाहाबाद जो अभिलेख है इसको प्रयाग का दस्तक नाम से भी जाना जाता है। इसी अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त को जो है क्या बोला गया है भारत का नेपोलियन कहा गया है। विंसेंट स्मिथ ने जो है इसको जो है क्या बोला था भारत का नेपोलियन इसको जो है कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो है कौन थे। तो इसके रचयिता थे हरिसेन। और आपको पता होगा कि जो हरिसेन है वो जो है समुद्रगुप्त के दरबार में चारण कवि थे। इसी ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान किस प्रकार का था। तो ये क्या करता था जीत करके जो है राज्यों को छोड़ देता था। जो स्थानीय जो शासक होते थे इनको सौंप देता था। बदले में जो है वहां से टैक्स वसूलता था। जब जब इसको जो है सैन्य आवश्यकता की जरूरत होती थी वहां से सैनिक की जो है बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी इनको बोला जाता था दिनार करके और जो चांदी की मुद्राएं होती थी उसको जो है रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की अश्वमेध से संबंधित मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो इसको बोला जाता था अश्वमेध प्रकार मुद्रा इसको जो है कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था। यानी कि इसको जो है कौन सी उपाधि दी गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इसने जो है सबों को परास्त किया था। इसी कारण से इसको जो है सकारी की उपाधि जो है यहाँ पर दिया गया था। तो विक्रमादित्य सकारी इसकी जो है उपाधि है इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त की द्वितीय ने जो है किस शक शासक को जो है हराया था। तो यहाँ पर रुद्र सिंह तृतीय को इसने जो है पराजित किया था। ये जो है शक शासक थे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है उज्जैन को दूसरी राजधानी जो है किसने बनाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उज्जैन को यहाँ पर दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेहरौली स्तंभ किस अभिलेख से संबंधित है। तो यहाँ किस शासक से जो है संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है संबंधित है मेहरौली लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाहियान जो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है और टोटल 14 साल तक भारत में जो है रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाहियान ने भारत में किस धर्म की प्रशंसा की थी। तो यहाँ पर ये जो है बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में जो है भूमिदान का तो ये क्या बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था अग्रहार या फिर अग्रहार इसको जो है कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो कर्मुक्त भूमि जो दान में देते थे शासक उसको बोला जाता था अग्रहार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी जो स्थापना की थी। अगला है स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण का सामना किया था। तो इसने जो है हुनों को पराजित किया था। हुनों को जो है भारत से बाहर निकाल दिया था। तो स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को परास्त किया था। आगे देखिए क्वेश्चन गुप्त प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था। तो प्रांत को बोला जाता था भुक्ति। भुक्ति आपको जो है याद रखना है। भुक्ति का प्रमुख होता था खोपरी। इसको भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी इकाई होती थी भुक्ति। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है जिले को क्या बोला जाता था। तो जिले को बोला जाता था विषय और विषय का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था विषयपति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में कर संग्रह का मुख्य अधिकारी कौन था? जो उसका मुख्य अधिकारी था आयुक्त या फिर इसी को है विषय पति कहा जाता था। ये जो है कर संग्रह का मुख्य अधिकारी था। सर पॉज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायाधीश जो है कौन होता था? तो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था राजा। सारी जो शक्तियां राजा के हाथों में होती थी, सारा कंट्रोल जो है राजा के हाथों में होता था। इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा राजा। आगे देखते हैं, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख है कौन होता था? तो ग्राम प्रशासन का प्रमुख होता था ग्रामीण। इसको आपको याद रखना है। अगला है, गुप्त काल में व्यापारिक संगठन को क्या कहा जाता था? तो जो व्यापारिक जो संगठन है इसको बोला जाता था श्रेणी करके। इसको आपको याद रखना है। आगे है, गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? तो ये है संस्कृत का शिक्षा का मुख्य माध्यम। और शिक्षा का प्रमुख केंद्र यदि आपको पूछे तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे देखते हैं, कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। 9 रत्नों में से जो है कालिदास एक रत्न था। इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक है कालिदास। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान थे? तो जो आर्यभट्ट है गणित एवं खगोल शास्त्र में है प्रसिद्ध विद्वान थे। इसी के बाद है अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने जो है पृथ्वी के बारे में क्या कहा? तो उसने बोला कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर जो है घूमती है। ऐसा जो है आर्यभट्ट पृथ्वी के बारे में कहता है। आगे देखते हैं, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। काफी इजी क्वेश्चन है। तो आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में मंदिरों की प्रमुख शैली कौन सी थी? तो यहाँ पर जितने भी गुप्त काल में मंदिर का निर्माण किया गया था, तो इसमें प्रमुख शैली की यदि हम बात करें तो नागर शैली में जो सारे मंदिरों का निर्माण जो है किया गया था। इसको याद रखिएगा। फिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है। यही से क्वेश्चन पूछता है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसका निर्माण जो है कौन सी शैली में किया गया? तो आपको बताना है इसकी जो निर्माण शैली है वो नागर शैली है। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाओं का जो विकास है किस साल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं बता देता हूँ। इसमें गुफा नंबर 16 और 17 जो है गुप्तकालीन गुफा है। वहां से जो है बहुत सारी जो चित्रकारी है देखने को मिलती है, जैसे माता और पुत्र का, और जो बुद्ध का जो गृह त्याग है उसका दर्शन यहाँ जो वर्णन यहाँ पर किया गया है गुफा में। साथ साथ मरणासन जो राजकुमारी है उसका वर्णन देखने को मिलता है। जुलूस आदि का जो चित्रकारी है इन गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से देखने को मिल जाता है। 16 और 17 नंबर की गुफाओं से यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी गुफाएं गुप्त काल में। आगे देखते हैं, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो यहाँ पर जो है वैष्णव धर्म जो प्रमुख रूप से देखा जाने लगा है। वैष्णव धर्म के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म प्लस शैव धर्म दोनों का संरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम भागवत उपाधि है किसने धारण की? तो परम भागवत की उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर धारण किया था। आगे देखते हैं, गुप्त काल में दास प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? यहाँ पर नारद स्मृति में जो है दास प्रथा का जो उल्लेख देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दास प्रथा जो है गुप्त काल में काफी चरम सीमा पर था। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य का जो पतन है यही कारण था। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट था। ये है, गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति ये जो है प्रमुख बंदरगाह था। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्त काल में सोने की जो अधिकता का कारण क्या था? तो यहाँ पर रोमन व्यापार होता था और इसी व्यापार के कारण सोने की जो है अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। गुप्त काल में जो स्वर्ण युग इसको जो है क्यों बोला जाता था? तो यहाँ पर है कला, साहित्य और विज्ञान में उत्कर्ष देखने को मिलता है। इसी कारण इसको जो है स्वर्ण युग बोला जाता है। क्लासिकल युग इसको जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की नीति को यहाँ पर क्या कहा गया है? तो इसकी जो नीति है इसको बोला गया दंड नीति प्लस धर्म नीति। इसको जो है कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पारायण के अनुसार गुप्त काल में अपराधों के लिए कैसी सजा जो है दी जाती है? तो बिल्कुल जो है हल्की सजा का जो उल्लेख है पारायण की यहाँ जो उसमें चर्चा है यात्रा में। फिर आगे देखते हैं, गुप्त काल में स्त्रियों की जो स्थिति है कैसी थी? तो यहाँ पर अपेक्षाकृत अच्छी थी, परंतु यहाँ पर गिरावट देखने को जो गिरावट का जो संकेत है देखने को यहाँ पर मिल जाता है। आगे क्वेश्चन है, गुप्त काल में सिक्कों पर किस धातु का सर्वाधिक उपयोग हुआ था? तो सोने के जो सिक्के हैं काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर जारी किए गए थे। इसको याद रखिए। आगे देखते हैं, गुप्त काल के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो गुणों का आक्रमण और साथ ही साथ आंतरिक जो कमजोरी यानी कि जो कमजोर उत्तराधिकारी यहाँ पर हुए हैं वही क्या माने जाते हैं? गुप्त काल के पतन का प्रमुख कारण जो है माना जाता है।
फिर है गुप्त साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली यानी शक्तिशाली शासक जो है कौन था? तो इसका अंतिम शक्तिशाली शासक बोला जाता है स्कंदगुप्त को, और अंतिम शासक आपको पूछे तो बता देना है अनुगुप्त। आगे देखते हैं हुन आक्रमण का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो तोरमान करके एक हुन राजा था, उसने जो है हुन आक्रमण का नेतृत्व किया था। साथ ही साथ इसका एक बेटा था जिसका नाम था मिहिरकुट। तो तोरमान और मिहिरकुट दोनों का नाम आपको है याद रखना है। अगला देखते हैं गुप्त काल में विषय का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको जो है विषयपति कहा जाता था। ये है क्वेश्चन, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार में क्या था? तो मनुस्मृति एवं अन्य स्मृतियां यहाँ पर सही, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद भारत में किस शक्ति का उदय हुआ था? तो यहाँ पर हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश यहाँ पर आता है। आगे क्वेश्चन है गुप्त काल में ऊपरी किसे कहा जाता था? जो प्रांतीय राज्यपाल होते थे उसी को जो है ऊपरी कहा जाता था। जो प्रांत के जो प्रमुख होते थे उसी को जो है ऊपरी कहा जाता था। फिर है गुप्त काल में नगर सृष्टि का कार्य क्या था? तो ये जो है नगर का प्रमुख व्यापारी इसी को जो है कहा जाता था नगर सृष्टि को। फिर है गुप्त काल में कुमारा मात्र कौन होते थे? तो कुमारा जो मात्र होते थे उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। राजस्व, कर, टैक्स, जो दंड व्यवस्था इन सब का प्रमुख अधिकारी होता था, इसको कुमारा मात्र कहा जाता था। आगे देखते हैं गुप्त काल में संधि विग्रह का कार्य क्या होता था? तो जो संधि विग्रह होता था इसको युद्ध और शांति का मंत्री इसको जो है कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में महादंड नायक कौन होते थे? जो महादंड नायक वो होते थे आपके न्यायाधीश या उच्च सैन्य अधिकारी जो है होते थे। आगे देखते हैं गुप्त काल में भूमि मापन की जाती थी। तो जो भूमि मापन की जाती थी उसको जो है निवार कहा जाता था। ये है गुप्त काल पूर्व जो है किसे कहा जाता था? तो जो व्यापारी जो शिल्पकारों का जो संघ होता था उसी क्या बोला जाता था? पूर्व यहाँ पर कहा जाता था। ये है अगला गुप्त काल में द्रविड़ शब्द का संबंध किससे था? तो जो धन संपत्ति है उसका संबंध होता था, द्रविड़ शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। अगला है गुप्त काल में कुटुंबी जो है कौन थे? तो जो बड़े जो भूस्वामी होते थे, जो बड़े जो किसान होते थे, कृषक वर्ग होते थे, उसको क्या बोला जाता था? कुटुंबी इसमें कहा जाता था। और लास्ट है आपका गुप्त काल में भोग का क्या अर्थ था? तो कर, राजस्व या फिर जो उपभोग के क्षेत्र होते थे उसको जो है भोग शब्द इसके लिए उपयोग किया गया था। यही पर आज हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन जो क्वेश्चंस है ऑनलाइनर के रूप में यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित किए हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यम से आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।